अब अगला सूत्र देखिए। एक विद्यार्थी ने पूछा, ठीक है गुरुजी, आपकी बात समझ में आ गई, जिसके 5 क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे उसका तो मोक्ष हो जाएगा, पर जिसके अभी दग्धबीज नहीं हुए उसका क्या? वो तो बेचारा ऊंचा नीचा होता रहता है सारे दिन, उसका क्या होगा? उसका अगले सूत्र में 11वें सूत्र में बता रहे हैं। बोलिए, ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। तद्वृत्तयः, उसकी जो वृत्तियां हैं, जिसके 5 क्लेश अभी बचे हुए हैं, जीवित हैं, मरे नहीं, जले नहीं, विद्यमान हैं। जैसे हम सबके 5 क्लेश अभी बचे हैं, मरे नहीं हैं। तो जिनके 5 क्लेश अभी खत्म नहीं हुए, विद्यमान हैं, उनको ये क्लेश दिन भर सताएंगे। क्लेशों से फिर वृत्तियां पैदा होंगी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, 5 वृत्तियां बताई थी। वो 5 वृत्तियां दिन भर पैदा होती रहती हैं। उन्हीं को रोकने का नाम योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो जब क्लेश हैं तो वो वृत्तियां पैदा करेंगे, विचार पैदा करेंगे, मन में अच्छे बुरे विचार आएंगे। कुछ विचार स्थूल होते हैं, कुछ विचार सूक्ष्म होते हैं। स्थूल विचार जल्दी पकड़ में आते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। जो सूक्ष्म विचार होते हैं वो अभी समझ में नहीं आते। जैसे जैसे उन्नति करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सूक्ष्म विचार भी समझ में आएंगे। उदाहरण के लिए, आप नीचे सड़क पे खड़े हैं और सड़क पे सीधा देखेंगे तो आधा किलोमीटर दिखेगा, उसके आगे का सीन नहीं दिखता ना। धरती गोल है, घूम जाती है तो थोड़ी दूर तक दिखता है। तो जहां आप खड़े हैं वहां से आधा पौना किलोमीटर तक दिखता है, आगे का दृश्य नहीं दिखता। लेकिन जब आप उतना रास्ता पार कर लेंगे फिर उससे और आगे का दिखेगा, फिर 1 किलोमीटर और पार कर लेंगे तो उससे आगे का दिखेगा। यहां से 20 किलोमीटर नहीं दिखेगा। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे, आधा पौना 1 किलोमीटर चलते जाएंगे तो फिर आगे आगे का दृश्य वहां पहुंचने पर दिखेगा। यहां से 20 किलोमीटर सीधा नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इसी तरह से जहां आज हम खड़े हैं, हमें आधा पौना 1 किलोमीटर का ही दिखेगा, उससे आगे का नहीं दिखेगा। मतलब आज की जो हमारी योग्यता है, जो परिस्थिति है, उसके आसपास की बातें तो हमको दिखेंगी, समझ में आएंगी, पर आगे की जो और सूक्ष्म बातें वो आज समझ में नहीं आएंगी। जब हम उतनी प्रगति कर लेंगे तब उससे आगे का क्षेत्र वो फिर दिखाई देगा। फिर दिखेगा, अरे अभी तो और बहुत सारा क्लेश बचा हुआ है। हम समझ रहे थे हमने तो इन क्लेशों को मार दिया, पर अभी तो मरे नहीं, अभी तो और बहुत सारा काम है। तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म वृत्तियां हैं, सूक्ष्म विचार हैं, वो आज समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे। जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी वैसे वैसे समझ में आएंगे। एक विद्यार्थी ने 5वीं कक्षा पास कर ली, प्राइमरी स्कूल कंप्लीट। वो समझता मैं बहुत विद्वान बन गया हूँ, मैं बहुत पढ़ गया हूँ। फिर जब 6ठी क्लास में जाएगा, जब सिलेबस खोलेगा, जब पता चलेगा अभी तो और बहुत सीखना बाकी है। फिर 6ठी पास करेगा, फिर 7वीं की किताब खोलेगा, तब पता चलेगा अभी तो और बहुत बाकी है। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अगली अगली बातें आगे चलकर समझ में आएंगी, अभी तो समझ ही नहीं आएंगी। अगर किसी 5वीं 6ठी कक्षा के विद्यार्थी को आप बीए और एमए का सिलेबस पढ़ाएं, अभी तो उसको समझ ही नहीं आएगा, उसका स्तर नहीं है समझने का, बुद्धि का विकास इतना हुआ ही नहीं। तो धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे ऊंची बातें समझ में आएंगी। तो जैसे मैंने कहा था, एक वक्ता कह रहे थे, मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। उसको दिखता ही नहीं द्वेष, अभी योग्यता ही नहीं है तो क्या दिखेगा, जबकि ढेर सारा द्वेष भरा पड़ा है उसमें। तो जो मोटी मोटी वृत्तियां हैं, मोटे मोटे विचार हैं, स्थूल विचार हैं, वो तो आज समझ में आएंगे। इनको मारना होगा, इन स्थूल वृत्तियों को तो मारना होगा। जैसे जैसे ये मरती जाएंगी
तो योग्यता बढ़ती जाएगी। फिर आगे की सूक्ष्म वृत्तियां समझ में आएंगी योग्यता बढ़ने पर, जो आज समझ में नहीं आ रही, 2 साल बाद समझ में आएंगी, 5 साल बाद समझ में आएंगी। आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जो भी सोचता हूं वो बिल्कुल ठीक होता है, मेरे चिंतन में कहीं कोई गलती नहीं है, प्रायः ऐसा लोग मानते हैं। और यही मानकर वो अपनी बातें दिन भर कहते रहते हैं, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है, इतना मेरा अनुभव है, इतना मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी बात कैसे गलत हो सकती है। आमतौर पर आदमी यही सोचता है। आप भी उन्हीं में से हैं, आप कोई बाहर नहीं है, आप भी यही सोचते हैं मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। लेकिन जो बातें आप आज कह रहे हैं, अगले 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि मैं पहले जो 5 साल पहले कह रहा था वो गलत थी, बहुत सारी गलत थी। 5 साल बाद पता चलेगा, जो आज पता नहीं चल रहा। आज से 5 वर्ष पहले की बातें सोचिए। आज जितनी बुद्धि योग्यता है आपकी, क्या 5 वर्ष पहले भी इतनी थी? कम थी या अधिक थी? कम थी। 5 साल पहले भी आप यही मानते थे मैं ठीक हूं, 5 साल पहले भी आप यही सोचते थे मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर इन 5 वर्षों में कई बातें आपको समझ में आ गई कि 5 साल पहले जो मैं सोचता था वो गलत था, अब मुझे समझ में आया वो गलत था, अब जो सोच रहा हूं ये ठीक है। तो कुछ बातें तो अब समझ में आ गई। इससे सिद्ध हुआ कि पिछले 5 वर्षों में आपकी बुद्धि का विकास हुआ है, ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है। तो बहुत सारी गलतियां जो तब समझ में नहीं आ रही थी वो आज समझ में आ गई। जैसा आप 5 वर्ष पहले मानते थे मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा ही आज भी मानते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं। जबकि आज भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जैसे 5 साल पहले कर रहे थे ऐसे आज भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई। जो समझ में नहीं आई वो आज भी आप गलती कर रहे हैं। ये गलतियां 5 साल बाद समझ में आएंगी। आज वाली गलतियां आगे 2 साल में, 5 साल बाद समझ में आएंगी। तब आप फिर यही महसूस करेंगे, ओहो 2 साल 5 साल पहले तो मैं ऐसा कहता था, वो तो गलत था। 5 साल बाद पकड़ में आएगी ये बात। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो स्थूल वृत्तियां हैं वो जल्दी समझ में आ जाती हैं, पर जो सूक्ष्म होती हैं वो देर में समझ में आती हैं। धीरे धीरे आगे बुद्धि का विकास होगा तब समझ में आएंगी। तो इस बात से ये सार निकला कि कभी भी ये न माने कि जो मैं मानता हूं वो ठीक है, उसमें अवसर रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए मेरा विचार गलत हो सकता है, इसमें गलती हो सकती है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। और उसमें गलती है या नहीं है किसी सीनियर अनुभवी व्यक्ति से पूछ के देख लो, वो बता देगा फटाफट। उसकी योग्यता आपसे अधिक है, वो बता देगा आपका ये विचार ठीक है ये गलत है। आप पूछेंगे क्या गलती है, वो गलती भी समझा देगा। पर यदि आपकी बैकग्राउंड है, आपने अध्ययन किया हुआ है, आप उस सब्जेक्ट को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसके बताने पर आपको गलती आज भी समझ में आ सकती है। और अगर बैकग्राउंड नहीं है, समझने की इच्छा नहीं है, चित्त की शुद्धि नहीं है, तो वो तो समझा देगा, आपकी समझ में नहीं आएगी। आप कहेंगे नहीं मैं तो ठीक हूं, ये सारी दुनिया इसी बात पे तो अड़ी है, मैं ठीक हूं, मैंने क्या गलती की। उसको बताने के बाद भी समझ में नहीं आती कि मैंने क्या गलती की, मैं तो ठीक बोल रहा हूं। और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आती है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत है, पर क्योंकि मैं अब बोल चुका हूं क्योंकि मैं अब बोल चुका हूं उसको वापस नहीं ले सकता। बस ये हठ है जो उसका विनाश करता है। उसमें दुर्योधन जैसे लोग हैं, रावण जैसे लोग हैं जो हठी हैं, अड़ियल हैं, कंस जैसे लोग हैं, वो फिर उनका विनाश होगा और क्या होगा। इस विनाश से बचने के लिए महर्षि दयानंद जी ने बताया था आर्य समाज का चौथा नियम। आपने बोल दिया तो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, आप कोई परमात्मा थोड़ी है, आप मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं। अगर विचार करने पर समझ में आया कि हाँ मैंने गलत कह दिया, उसको वापस लो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा, ये इसीलिए तो लिखा है कि हठ मत करो, जो सही बात है उसको स्वीकार करो।
तो आप मार खाने से बच जाएंगे, नहीं तो मार खाओ। दो ही तरीके हैं सीखने के, या तो विद्वानों की सहायता से लाभ उठा लो, मार खाने से बच जाएंगे, और उनकी नहीं मानेंगे तो फिर मार खा के सीखे। दो ही तरीके हैं सीखने के। कुछ ना कुछ मार तो सबको खानी पड़ती है, ये नियम है। आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, कुछ ना कुछ मार तो सबको खानी पड़ती है। आपने मार खाई तब कुछ बातें समझ में आई, आई ना, मार खा के आई ना, तो कुछ मैंने भी खाई। हाँ, इस जन्म में तो आपसे कम मार खाई, पीछे आपसे ज्यादा खाई। पिछले जन्मों में मैंने आपसे ज्यादा मार खाई, आपने कम खाई। अभी और मार खाओ, अब आएगी अक्कल, अभी जाएगी। अभी और मार खाओ। आप जो मार खा रहे हैं इस जन्म में, मैं वो पिछले जन्मों में खा चुका हूं। पिछले जन्म में मार खा ली, मेरे संस्कार बन गए, वो संस्कार इस जन्म में मेरे साथ चले आए, और इस जन्म में बचपन से उन संस्कारों ने मुझे सावधान कर दिया, खतरा है, इधर मत जाना, पिट जाओगे। तो मैं मार खा चुका हूं ना, उन संस्कारों ने मुझे बचा लिया। आप अब खा रहे हैं, और अब मार खा खा के अब आपके संस्कार बन रहे हैं। ये संस्कार आपको अगले जन्म में बचा लेंगे। जैसे मैं इस जन्म में बच गया, आप अगले में बच जाएंगे। आप में बहुत सारे लोग हैं जो कान पकड़ते हैं, इस बार तो गलती कर ली। सही कह रहा हूं, कान पकड़ते इस बार तो गलती कर ली, अगली बार नहीं करेंगे। तो मैं बच गया उस गलती से, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में मार खा ली। मैंने पिछले जन्म में कान पकड़े थे, आपने अब पकड़ लिए, आपको आगे लाभ मिल जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने सीनियर की बात का लाभ उठा ले, सीनियर के शब्द प्रमाण से लाभ उठा ले, वो बुद्धिमान होता है। और जो खुद मार खा के सीखे वो मूर्ख होता है। अब देखिए, आपको लगेगा दोनों बातों में विरोध है, विरोध नहीं है। अब ये भी मैंने कहा था, कुछ ना कुछ मार तो खानी पड़ेगी, उसके बिना अकल नहीं आएगी। तो मैं कह रहा हूं थोड़ी मार तो खा लो, मैंने भी खाई है, आप भी खाओ, थोड़ी थोड़ी खाओ, ज्यादा मत खाओ, ये कह रहा हूं। जो थोड़ी मार खा के सीख लेता है वो बुद्धिमान है। क्या बोला, दोहराइए। आगे गलती नहीं करता, थोड़ी मार खा ली, सीख लिया ये गलती हुई, अब आगे नहीं करूंगा, वो समझदार है, बुद्धिमान है। और फिर आगे गलतियां ना हो उनसे बचने के लिए अपने सीनियर लोगों के निर्देश का पालन करता है। वो मार खाने से बच जाएगा, बहुत सारी मार खाने से बचेगा, थोड़ी मार खा के ही सीख जाएगा। तो जो शब्द प्रमाण से, बड़े विद्वानों से, गुरुजनों से, ऋषियों से, ईश्वर की शब्द प्रमाण से लाभ उठा लेता है, तो उसने थोड़ी मार तो खा ली, पर आगे की बहुत सी मार खाने से बच जाएगा, वो बुद्धिमान है। और जो अपनी अकल लगाएगा, हमेशा मैं तो खुद ही करके सीखूंगा, खुद ही गलतियां करूंगा तभी सीखूंगा, तो ज्यादा मार खाएगा। आना तो फिर वहीं पड़ेगा, जो ऋषि कह रहे हैं, जो ईश्वर कह रहा है, जो हमारे गुरुजन कह रहे हैं, आना तो उसी पटरी पे पड़ेगा। तो मार खा के आओ, चाहे उनके कहने से आ जाओ, आपकी इच्छा है। तो जो उनके शब्द प्रमाण से सीख लेता है वो बुद्धिमान है, वो बहुत थोड़ी मार खाता है। और जो खुद प्रयोग कर करके सीखता है वो ज्यादा मार खाता है। आप अपना अपना हिसाब देख लीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में, खुद एक्सपेरिमेंट करने वाले में, शब्द प्रमाण से लाभ उठाने वालों में। एक व्यक्ति रोगी हो गया, गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैं रोगी हो गया हूं। डॉक्टर साहब ने कहा ये दवा खाओ, दिन में 3 बार खाओ, सुबह दोपहर शाम, और ये बात का, ये चीज का परहेज रखना, ये मत खाना, आप ठीक हो जाएंगे। अगर वो डॉक्टर की बात मान ले रोगी, तो जल्दी ठीक हो जाएगा या नहीं? और डॉक्टर की बात ना माने और अपनी एक्सपेरिमेंट करे, नहीं नहीं मैं खुद करके देखूंगा, तो ज्यादा मार खाएगा, ज्यादा दिनों तक बीमार रहेगा, मुश्किल से ठीक होगा। और बद परहेजी ज्यादा की तो शायद ठीक हो भी ना पाए। धीरे धीरे रोग ऐसी जड़ जमा लेगा, फिर हटेगा ही नहीं, फिर वो असाध्य रोग हो जाएगा। तो मेरा दृष्टांत समझ में आ गया ना?
इसलिए हम सर्वज्ञ नहीं है, हर फील्ड को हम नहीं जानते। जो व्यक्ति समाज में अलग अलग क्षेत्रों में विद्वान हैं, कुशल हैं, एक्सपर्ट हैं, उस क्षेत्र में यदि हमें कोई काम पड़ जाए तो उस क्षेत्र के विद्वान की बात सुननी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। आपको सोना चांदी खरीदना है तो सुनार की बात सुनो, वो आपको बता देगा ये अच्छी चीज है, ये खरीद लो। आपको कपड़े सिलवाने हैं तो दर्जी की सलाह ले लो, या दर्जी को ही बोल दो, वो सिल देगा आपके कपड़े। अकाउंट्स लिखवाना है, हिसाब किताब नहीं आता तो सीए साहब की सहायता लो, वो आपको बताएंगे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, वो आपको गाइड करेंगे, ये काम ऐसे करो ऐसे करो, ठीक हो जाएगा। कपड़ा खरीदना हो तो कपड़े के व्यापारी की सहायता लोगी, हमको अच्छा कपड़ा दिला दो। तो इस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में हमें काम पड़ता रहता है। जिस क्षेत्र में काम पड़े उस क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए, वो व्यक्ति मार कम खाएगा। आपको गाड़ी खरीदनी है तो किसी गाड़ी वाले एक्सपर्ट के पास जाओ, उससे सलाह लो कौन सी गाड़ी खरीदे, वो बताएगा ये गाड़ी खरीदो वो गाड़ी खरीदो, आपके मजे ही मजे। और इसी तरह जीवन के बारे में समझना हो कि जीवन को कैसे जिए, भविष्य की योजना कैसी बनाएं, कैसे काम करें जिससे हमारे घर परिवार में सुख शांति अधिक रहे, तो ऋषियों की सलाह लो, ईश्वर की सलाह लो। और जो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं उन विद्वानों की सलाह लो, वो आपको बता देंगे ये काम ऐसे करो ये ऐसे करो। आपको बहुत बहुत कम मार खानी पड़ेगी और बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ध्यान हेया तद्वृत्तया, वो जो क्लेशों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनमें दो तरह की होती हैं, एक स्थूल वृत्तियां होती हैं, एक सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं। जो स्थूल वृत्तियां होती हैं वो जल्दी समझ में आ जाती हैं और उनको हटाने के लिए, दबाने के लिए, मारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। एक व्यास भाष्य में उदाहरण दिया है, जैसे आप लोग कपड़े धोते हैं ना, कैसे धोते हैं? पहले तो उसमें मिट्टी होती है बहुत सारी, पहले सादे पानी में एक बार दो बार ऐसे निकाल लेते हैं तो मोटी मोटी मैल तो हट जाती है। सादे पानी में कपड़े डुबोने से, ऐसे ऐसे झपकाने से मोटी मोटी मैल तो हट जाती, पर जो सूक्ष्म मिट्टी है वो घुसी होती है अंदर तक, वो सादे पानी से नहीं निकलती। उसके लिए फिर साबुन लगाना पड़ता है या सर्फ में डुबोना पड़ता है और फिर रगड़ा लगाना पड़ता है। साबुन लगाओ और फिर रगड़ा लगाओ, कपड़ों को ऐसे रगड़ो या मशीन में रगड़ो, वॉशिंग मशीन में। तो फिर दो काम करने पड़ते हैं, एक तो साबुन लगाओ और एक रगड़ा लगाओ, तब जाके वो सूक्ष्म मैल निकलती है, कपड़ा साफ सुथरा शुद्ध उजला हो जाता है। तो ये उदाहरण देकर महर्षि पतंजलि जी ने, व्यास जी ने हमको ये समझाया कि जो स्थूल वृत्तियां होती हैं उसको मारने के लिए, हटाने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, और वो होती है क्रिया योग से। किससे? इस पाद का पहला सूत्र यही था, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो कह रहे हैं वो तो मोटा मोटा काम है, उस थोड़ी थोड़ी मेहनत से आपका मोटा मोटा काम तो हो जाएगा, मोटी मोटी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो स्थूल स्तर की अविद्या है, राग द्वेष है, वो स्वाध्याय से, तपस्या करने से, ईश्वर समर्पण करने से वो हट जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म मैल है, जो सूक्ष्म विचार है, सूक्ष्म क्रोध है, सूक्ष्म लोभ है, सूक्ष्म राग है, वो इतनी थोड़ी मेहनत से नहीं हटेगा। उसके लिए तो फिर महाप्रतिपक्षा, उसके लिए महापुरुषार्थ करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करो, समाधि लगाओ, फिर समाधि में ईश्वर से और ज्ञान प्राप्त करो। वो जो अंत में ईश्वर से समाधि में ज्ञान मिलेगा, समाधि लगने के बाद ईश्वर से जो और तत्व ज्ञान मिलेगा, उससे जाके ये मरेंगे सारे क्लेश। ये इस सूत्र का विषय है। तो यहां सूत्र में शब्द लिखा है ध्यान। शुरू में पहला शब्द क्या है? ध्यान।
यहां पर ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं है। क्या बोला? मेडिटेशन वाला वो ध्यान नहीं है। यहां ध्यान शब्द का अर्थ ये नहीं है। ध्यान का अर्थ है तत्व ज्ञान। क्या अर्थ है? तत्व ज्ञान। ध्यान है या ये जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं वो तत्व ज्ञान से मरेंगी। जो समाधि में प्राप्त होगा तत्व ज्ञान, उससे पूरी नष्ट होंगी। और जो मोटी मोटी हैं वो तो क्रिया योग से हट जाएंगी। इसलिए पहले क्रिया योग करो, फिर योग्यता बढ़ाओ, फिर तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उससे वैराग्य होगा, फिर समाधि होगी, फिर और ऊंचा तत्व ज्ञान मिलेगा ईश्वर से समाधि में, उससे मरेंगे। तो जिनके क्लेश विद्यमान है उनको इस तरह से चलना है। तो दिन भर अपने मन को चेक करते रहिए, मन में कौन सा क्लेश चला रखा है हमने। चल नहीं रहा, हमने चला रखा है। हाँ, भाषा पे ध्यान दिया जाएगा नहीं तो फिर वही भ्रांति बनी रहेगी। ये तो अपने आप आते रहते हैं विचार, क्लेश अपने आप आते रहते हैं। अपने आप कुछ नहीं आता, सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम ही राग उत्पन्न करते हैं, हम ही द्वेष उत्पन्न करते हैं, हम ही अविद्या को सपोर्ट करते हैं। सारी गड़बड़ हमारी है। अपना दोष स्वीकार करें तभी हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। व्यक्ति अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता, वो दूसरों के सर पे डालता है। जब 10 आदमी मिलकर कोई काम करेंगे और काम अच्छा हो गया, सफल हो गया, बढ़िया रिजल्ट आया, तो लोग क्या कहेंगे? देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना ऐसा करो, इन्होंने ऐसा किया तो देखा कितना अच्छा रिजल्ट आया। वो अपनी बड़ाई करेगा, देखा मैंने सलाह दी थी ना। और अगर काम बिगड़ जाए तो इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। इतने अड़ियल लोग हैं, मैं कहता कहता थक गया, इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं सारा दोष दूसरों के सर पे। चाहे गलत गलत सलाह दी हो तो भी यही कहेंगे, इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देख लिया ना, सारा काम बिगाड़ के रख दिया ना। तो ये मनुष्य की मनोवृत्ति बहुत गलत है। अगर अच्छा काम हो जाए तो सारी प्रशंसा खुद ले जाए, और काम बिगड़ जाए तो सारा दोष दूसरों के सर पे डाल देगा। ऐसा व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तब होती है जब निष्पक्ष विचार हो, ईमानदारी से विचार करो कि मैंने कोई गलत सलाह दी थी तो उसको स्वीकार करो और अपनी गलती मानो कि साहब मैंने गलत सलाह दी, मैं अपनी वापस लेता हूं, माफी चाहता हूं, जो नुकसान हो गया सो हो गया। अब मैं आगे सुधार कर बोलूंगा, सोच समझ कर बोलूंगा, आगे मैं ठीक ठाक बोलूंगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। और अच्छा ईमानदार हो तो गलती का जो नुकसान हुआ उसके नुकसान की पूर्ति भी करेगा। ईमानदार होगा तो वो कहेगा मेरी वजह से आपका 5 लाख का नुकसान हुआ, ये 5 लाख रुपए मैं कॉम्पेंसेशन देता हूं, जो आपका नुकसान हुआ ये मैं पूरी करता हूं और आगे मैं ऐसी गलतियां नहीं करूं। वो सही आदमी। तो यहां पर योगाभ्यास में भी अपनी गलती स्वीकार करो, गलती है तो स्वीकार करो, उसको दूर करो, तब तो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो गलतियों को छुपाते रहे, दबाते रहे तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे और वही गलतियां और आगे दोहराते रहेंगे। कोई उन्नति नहीं होगी, बल्कि उल्टे जाएंगे, वापस नुकसान ही होगा। तो सूक्ष्म वृत्तियों को भी पकड़ना है, उनको भी मारना है। ईमानदारी से अपना परीक्षण निरीक्षण करेंगे तो अपनी गलतियां धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और अगली अगली गलतियां समझ में आएंगी। पूरी गलतियां तब समझ में आएंगी जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे 54 गलतियां पूरी समझनी पड़ेंगी। लोग समझते हैं न्याय पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पंडित बन जाएंगे, ऐसे ही योगी बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है योगी बनना। ये बैठे मेरे सामने सीए साहब, क्यों जी सीए करना सरल है कठिन है? दम निकल जाता है आदमी का तब जाके सीए होती है। एमटेक करना कोई सरल थोड़ा ही है, बहुत कठिन। ये कुछ कठिन सिलेबस है, सीए का है, एमटेक का है, ये कठिन वाले हैं, आईएएस का है। और योगी बनना तो इनसे भी कठिन है, सीए से कठिन है, ज्यादा कठिन है। आपको सीए लाखों मिल जाएंगे, पूरी धरती पे घूमे और सब देशों में लाखों सीए मिलेंगे, हजारों लाखों लोग आपको एमटेक मिल जाएंगे। और समाधि प्राप्त योगी कितने मिलेंगे? 2-4 मिलने मुश्किल है
तो आप बताओ ये कठिन हुआ कि नहीं? सरल काम को अधिक लोग करते हैं। क्या बोला? कठिन काम को बहुत थोड़े लोग करते, ये नियम। तो जिसमें संख्या कम हो समझ लेना ये कठिन है, जिस फील्ड में लोगों की संख्या कम हो समझ लेना ये बहुत कठिन है, और जहां ढेर संख्या हो तो समझ लेना ये सरल है। सुनार की दुकान पर कितने ग्राहक होते हैं? 2-4। और सब्जी की दुकान पर भीड़ लगती है, तो सस्ता माल कहां हुआ? सुनार की दुकान पे या सब्जी की दुकान पे? इसलिए भीड़ लगती है, वो सस्ता है, वो सरल है, वो सामान खरीदना सरल है, इसलिए वहां भीड़ ज्यादा होती है। सोना खरीदना कठिन है, इसलिए वहां संख्या कम होती है। कई बार लोग कहते हैं जी आर्य समाज में क्या 25-50 लोग आते, इसकी संख्या बढ़ाओ ना। मैंने कहा आप सुनार की दुकान पे संख्या बढ़ा दो, मैं आर्य समाज में बढ़ा दूंगा। आप सुनार की दुकान पे भीड़ लगा दो, मैं आर्य समाज में भीड़ लगा दूंगा। यहां तो 24 कैरेट खरा सोना मिलता है, 24 कैरेट। उसको खरीदने की ताकत नहीं है लोगों में, सब में नहीं है। खास बुद्धिमान लोग ही यहां आ पाते हैं, वही यहां सुन पाते हैं, वही यहां टिक पाते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं। समझ नहीं आती, इतनी कठिन बातें हैं यहाँ की। कठिन, आप बताओ सीए सब लोग कर सकते हैं क्या? फिर कोई कोई करता है। तो जो कठिन कार्य होते हैं उसमें संख्या हमेशा कम होती है। संख्या की चिंता ना करें।